हो गया, चलो। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। अब सभी बच्चों को लक्ष्य वेदी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। कल के क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाए हैं उसको एक बार एक्टिव रिकॉल के फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आज के सेशन को करेंगे। तो सबसे पहले समझ लो कि आज के इस सेशन में हम लोग करने क्या क्या है। सबसे पहला एक्टिव रिकॉल करेंगे प्रीवियस लेक्चर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उसके बाद कल के लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहा होगा उसको आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, ठीक है, और हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। शुरू किया जाए, चलो। तो ये तुम्हारा रिवीजन है पिछले क्लास का। तो पिछले क्लास में सबसे पहले पढ़े थे किस चीज़ के बारे में, चेंज के बारे में, ठीक है। तुम लोग को बताया था कि चेंज क्या होता है, और चेंज का बेसिकली 2 टाइप बन रहा था। पहला फिजिकल चेंज, ठीक है, और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं? तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिलता है। जैसे में शेप में चेंज हो गया, साइज में चेंज हो गया, कलर में चेंज हो गया, स्टेट में चेंज हो गया, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा होता है, ठीक है। साथ ही साथ केमिकल चेंज के अंदर कोई भी नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नो न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड, ठीक है, समझ में आया। ये तुम्हारा रिवर्सिबल होता है और साथ ही साथ टेम्पोररी चेंज होता है, ठीक है ना, यही बताए थे। उसके बाद केमिकल चेंज किसको बोलते हैं? तो केमिकल चेंज के अंदर नया सबस्टांस का फॉर्मेशन भी होता है और साथ ही साथ केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज होता है, ठीक है। इरिवर्सिबल चेंज होता है और परमानेंट चेंज होता है। तो चेंज के बारे में तो चीज़ पढ़ रहे थे। उसके बाद एक्टिविटी 1 के थे। एक्टिविटी 1 में क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग किस तरीके से बर्न कर रहे थे इसके बारे में समझे थे। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्या किया जाता था, रब किया जाता था, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जो उसके ऊपर है वो हट जाए, ठीक है। और फिर उसको स्ट्रांगली हीट किया जाता था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तब जाकर के एक वाइट पाउडर निकलता था एस के फॉर्म में, जिसको क्या बोलते थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग समझे थे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। जैसे तुम लोग को बताए थे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया जा रहा था तब जा कर के एक एस के फॉर्म में पाउडर निकल रहा था वाइट कलर के, जिसको क्या बोल रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें
नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ ये जो न्यू सबस्टांस बन रहा है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली इंटायरली डिफरेंट होगा इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। ठीक है, इसको बोल रहे थे केमिकल रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर इसको हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम है, ठीक है ना, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये क्या है तुम्हारा वर्ड इक्वेशन है, और इस वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फिर एक्टिविटी हम लोग सेकंड किए थे और एक्टिविटी थर्ड किए थे। ठीक, इतना बात किए थे, और इसके अलावा तो कुछ नहीं किए थे ना, चलो ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ समझे थे कि केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता था, तो 5 होता था। क्या क्या? पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या फिर प्रेसिपिटेशन, थर्ड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स था क्या, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो रिवाइज हो गया पिछला क्लास का, क्या चीज़ पढ़ाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और इसमें एक और चीज़ है, चलो टेलीग्राम वाला इसमें नहीं डाला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, चलो अभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है, तुम लोगों को टाइम भी दे देते हैं कुछ, टाइम टाइम टाइम, यस, हाँ ये रहा टाइमर। चलिए, तुम्हारे पास टाइम मिलेगा कितना, 30 सेकंड दे दे। तो मिनट है, हाँ चलो 30 सेकंड टाइमिंग है, इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद जवाब दे दीजिए। क्या है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। ठीक है, पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड और रेस्पिरेशन। इसमें से क्या केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए। चलिए शुरू किया जाए, समझे ध्यान से। केमिकल चेंज क्या होता है, ये बात फिर से बता दो सर। केमिकल चेंज के अंदर नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है और केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। रिवर्सिबल चेंज नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है और परमानेंट होता है। इतना बात याद है। अब देखो, अगर हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन में जंग लगना, ठीक है, तो जब आयरन में जंग लग जाता है तो आयरन पहले अच्छा आयरन था, अच्छा, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या हो गया, जंग लग गया। तो जो जंग लग गया है वो दोबारा से फिर से अच्छा वाला आयरन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या है, केमिकल चेंज है। बस समझ में आया, ये आपका है केमिकल चेंज। सेकेंड है बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को कल आपको बताए थे कि अगर वाटर को हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। ठीक है, वाटर को बॉयल करेंगे या फिर हीट करेंगे, तो वाटर को बॉयल जब करेंगे तब जाकर के वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा ना, वाटर वेपर बनेगा। अब यहाँ पर देखो, वाटर का स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा ना, और वाटर वेपर का स्टेट क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो वाटर बना है इसका कंपोजिशन क्या होगा, इसको भी H2O लिखेंगे और वाटर वेपर को भी H2O ही लिखेंगे। यानी कि इसका सर केमिकल कंपोजिशन दोनों का सेम है और सिर्फ स्टेट में चेंज देखने को मिल रहा है।
ये तुम्हारा लिक्विड है और ये तुम्हारा गैस है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट में चेंज देखने को मिल रहा है और केमिकल कंपोजिशन सेम है। इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। ठीक है ना। अब ये भी रिवाइज करा है तो तुम्हारा ये सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड भी तुम्हारा केमिकल चेंज होता है। ठीक है, जब फूड का डाइजेशन होता है तो डाइजेशन होने के बाद क्या होता है? नया प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है। जैसे तुम्हारा मान लो कि हम लोग फूड खा रहे हैं, ठीक है, रोटी खाए, चावल खाए, जो भी है, खाने के बाद उसका जो एंड प्रोडक्ट आता है, ठीक है, जैसे तुम्हारा ग्लूकोज आया तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना। और फिर उस ग्लूकोज को दोबारा से रोटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये तुम्हारा क्या है? केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन भी तुम्हारा क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? C6H12, ठीक है, O6, ये तुम्हारा ग्लूकोज है और यही ग्लूकोज ट्रीट करके क्या बनाता है? वाटर का फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और ATP एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और अब देखो यहाँ पर ग्लूकोज से ये नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ और साथ ही साथ इसका प्रॉपर्टीज अलग है और इसका प्रॉपर्टीज अलग है और इस चीज़ को दोबारा से इसमें कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या है? केमिकल चेंज है। याद रखना, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं इस क्वेश्चन को तुमको कॉपी में एज इट इज़ लिखना है। और सिर्फ ये नहीं कि आप तुम यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख लिया और क्वेश्चन लिखने के बाद इसका जो आंसर है वो लिख लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन से समझो कि इसमें क्या क्या चीज़ छिपा हुआ है। अभी इस क्वेश्चन से तुमको कितना चीज़ मालूम चल गया कि सर केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन भी है, डाइजेशन ऑफ फूड भी है और रेस्पिरेशन भी है। ठीक है, तो जो नया नया चीज़ तुमको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिल रहा है उसको भी अपने नोट्स में ऐड करते हुए चलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला प्रश्न, फिर से आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए। नहीं, डी। चलो देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है केमिकल चेंज इज अ परमानेंट, ठीक है, एंड रिवर्सिबल। तो सर केमिकल चेंज तो परमानेंट होता है लेकिन रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इसलिए वो गलत हो गया। अगला, फिजिकल चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है ना। हाँ, फिजिकल चेंज इज टेम्पररी, ये भी सही बात है, और रिवर्सिबल भी होता है। यानी कि स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तुम्हारा डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, अगला चलिए। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। ठीक है, इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? बोलो। देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, इसको देखो, इस चीज़ को हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में रिपीट किए, रिवीजन के समय भी रिपीट कर दिए हैं और फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। पहला चीज़ याद रखो कि फिजिकल चेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही चेंज आता है। ठीक है, जैसे में तुम्हारा स्टेट हो गया, कलर हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, लेकिन केमिकल कंपोजिशन कभी नहीं बदलता है। सिर्फ इतना चीज़ याद रखो। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन है, बोल रहा है कि इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है। ठीक है, हाँ, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज कर देंगे तो फ्रीज करने के बाद वाटर क्या हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वाटर को अगर हम फ्रीज कर देंगे तो वाटर तुम्हारा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये तुम्हारा क्या होता है, लिक्विड होता है वाटर, और आइस तुम्हारा क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। लेकिन इसका भी केमिकल कंपोजिशन H2O ही होगा और इसका भी तुम्हारा H2O ही होगा, यानी कि सर ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिर से वही आ गया, पिछले बार बताए थे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉयल करके वेपर में फॉर्म होगा जो कि गैसेस स्टेट है, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को अगर तोड़ दो तो ग्लास का छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा, यानी कि साइज में चेंज आ रहा है, यानी कि बोल सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है और नहीं केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग आ रहा है। तो ये तीनों के तीनों तुम्हारा क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। उसके बाद बर्निंग ऑफ वुड, अगर लकड़ी को हम जला दे तो जलाने के बाद इसका ऐश निकलेगा, और ऐश जो है एक नया सब्सटेंस भी है। ऐश का प्रॉपर्टीज केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होगा किससे, वुड से। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज होगा ये, ठीक है। और सवाल में यही पूछा है कि फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलो अगला, अगला है, ध्यान दो, एक्टिविटी से है सवाल, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डिजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो यही बोल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट जब करता है, ठीक है, तो रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होगा, क्या होगा, वाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला, बनाओ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, फिर से वही फिजिकल चेंज, इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, ये तुम्हारा फिजिकल चेंज है, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलो, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, यहाँ भी स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर और कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, देखो ये तीनों के तीनों, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर नमक को पानी में घोल दो तो कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। अगर तुम उसको अलग करना चाहो तो अलग किया जा सकता है वाटर से नमक को, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, तुम्हारा फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी को जलाते हैं तो जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ लॉट्स ऑफ हीट एंड एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। और सवाल में क्या पूछा है कि फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन तुम्हारा डी हो जाएगा राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये क्वेश्चन हो चुका है पहले से, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बता दो जरा। A student performs the following experiment in the school laboratory, तुमको बता दे कि ये तुम्हारा PYQ है और 2025 में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। और कल ये एक्टिविटी 1.2 या फिर 2 होगा, ध्यान से देखना, 2 या फिर 2 होगा, ठीक है। हाँ देखो कल बताया था तुमको, इस एक्टिविटी को देखो, जिंक ग्रेन्यूल्स यहाँ पर दिया हुआ है,
ठीक है, और जिंक ग्रेनुल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो रहा है। तो कल तुमको बताए थे कि अगर जिंक है पहले से रखा हुआ है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर कॉनिकल फ्लैक्स के अंदर, और इसके अंदर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये कलर दिख रहा है ना, कलर दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? हाँ चलो इसे रेड कर देते हैं तो ये ज़्यादा दिखे। हाँ, अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन टू जस्टिफाई दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। तो पहला चीज़ तो बोल सकते हैं कि सर ये जो रिएक्शन हुआ है इस रिएक्शन में क्या हुआ है, पहला चीज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। ठीक है, कौन सा गैस रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन। बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, दूसरा चीज़ कल तुमको बताए थे कि जब सिर्फ और सिर्फ जिंक का ग्रेन्यूल्स अगर इस कॉनिकल फ्लेक्स में होगा उस समय पर कॉनिकल फ्लेक्स का टेम्परेचर नॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर H2SO4 को ऐड किया जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के साथ साथ धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बताए थे कल के क्लास में, ठीक है ना। तो जब रिएक्शन होने के बाद अगर इसको हम टच करेंगे तो ये गर्म दिखेगा। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। या फिर लिख सकते हो राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये 2025 का सवाल है और ये सब भी जो कराए हैं ना पीछे, ये सब जो क्वेश्चन है तुमको करा रहे हैं, ठीक है, ये सब जो करा रहे हैं तो ये सारा चीज़ तुम्हारा NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है, और PYQ ही है। ठीक है ना। हाँ चलो इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, अब अगला सवाल है वाई इट इज एडवाइज टू वियर आई प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उस समय पर, ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उस समय पर आई प्रोटेक्शन पहनने के लिए क्यों बोला जाता है, इसका रीज़न बताइए। तो तुमको पिछले क्लास में बताए हैं, क्या बताए हैं बताओ ज़रा, कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है उस समय पर एक वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलता है और उस वाइट डेजलिंग फ्लेम में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, जिस अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण अगर अल्ट्रा वायलेट रे हमारे आई पर पड़ेगा, ठीक है, तो हमारा आई डैमेज हो सकता है या फिर एक बीमारी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख लो इसका, when magnesium ribbon burns in air it produces dazzling white light which contains ultraviolet rays, और इस ultraviolet rays में क्या होता है, that can cause photokeratitis और permanently damage the eye। ठीक है ना। तो वाइट लाइट जब प्रोड्यूस होता है तो एक डेजलिंग फ्लेम निकलता है जिसमें अल्ट्रावायलेट रे होता है और जिसके वजह से तुम्हारा फोटोकेराटिस बीमारी एक है वो हो सकता है या फिर परमानेंटली तुम्हारा आई डैमेज हो सकता है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते समय आप आई प्रोटेक्शन जरूर से ज़रूर पहने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर।
मैग्नीशियम रिबन क्यों क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से जब उसको जलाया जाता है उससे पहले, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी इंडेक्स का है, तुम्हारा एनसीईआरटी इंडेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुमको बताए थे कि अगर मैग्नीशियम को ऐसे ही छोड़ दो तो एयर में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर लेता है, और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए सैंड पेपर से रब किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम रिबन फर्दर क्या हो सके, बर्न हो सके, ठीक है। चलो तो इसका आंसर देख लो। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इट बिकॉज इट क्विकली फॉर्म्स द वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है ऑन इट सरफेस विच कैन नॉट बर्न प्रोपरली, जो कि अच्छा तरीक़ा से बर्न नहीं हो सकता है। डैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से उसको पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद ही उसको बर्न करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज पिछले क्लास में जो भी चीज़ तुम लोग को पढ़ाए थे उसका क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है ना, बस समझ में आ गया। तो एक्टिव रिकल हम लोग कर लिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में समझेंगे और फिर इस पर जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको पहले छोड़ दो। अगर हम ये लिखते हैं एक्टिविटी नंबर 1 से उठाते हैं कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अगर जितना मैग्नीशियम इस तरफ है उतना ही मैग्नीशियम इस तरफ होगा, और जितना ऑक्सीजन यानी कि इस वाला को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट के साइड में जितना ऑक्सीजन का एलिमेंट का एटम है, ठीक है, उतना ही अगर प्रोडक्ट में होगा, और जितना ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम रिएक्टेंट की तरफ है उतना ही अगर प्रोडक्ट की तरफ होगा, तब जा कर के तुम्हारा ये क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है, पसंद आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों तरफ यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ जो है एलिमेंट का एटम सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तब इसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देख ले क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन इन विच नो एटम्स ऑफ द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड, ये बोथ साइड लिखा हुआ है यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड जो भी एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए, तभी बोलेंगे क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो अगर यहाँ पर हम 2 कर दे तो मैग्नीशियम भी 2 हो रहा है और ऑक्सीजन भी 2 हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम 1 ही है तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं। अब देख लो, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और इससे पहले क्या था, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था, यानी कि रिएक्टेंट के साइड पर जितना नंबर ऑफ एटम्स था एलिमेंट का उतना प्रोडक्ट के साइड पर नहीं था, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक और नाम है जिसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है ना। चलो देख लो, अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच नो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो, एक्टिविटी 1.2 से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जिंक को अगर हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, ठीक है, तब जा कर के जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2,
और साथ ही साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लो रिएक्टेंट की तरफ, इसको हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है, और इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टेंट के साइड पर जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, यानी कि जिंक दोनों तरफ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, वहाँ पर दो है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड पर एक है और प्रोडक्ट के साइड पर दो है, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम दोनों तरफ इक्वल नहीं है, ठीक है ना। उसी तरीके से क्लोरीन देख लो, क्लोरीन यहाँ पर एक है और प्रोडक्ट के साइड पर क्लोरीन दो है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों इक्वल नहीं है दोनों तरफ, इसलिए बोल सकते हैं ये जो केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है एक ऐसा है अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, बस समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है, तो इसको समझने से पहले क्लास 9th में तुम लोग एक टॉपिक पढ़ा था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या फिर बोल सकते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हाँ, जो लेबोजियर साहब ने दिया था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को नहीं क्रिएट किया जा सकता और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये कौन बोलता है, ये लॉ बोलता है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। यानी कि अगर बोला जाए तो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। इतना लंबा चौड़ा बात समझ में नहीं है। ये बोलना चाह रहे हैं कि जितना मास होगा, यानी कि टोटल मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जितना मास तुम्हारा रिएक्टेंट के साइड पर होगा उतना ही मास तुम्हारा प्रोडक्ट के साइड पर होना चाहिए। ये तुम्हारा बोलता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि रिएक्टेंट के साइड पर और प्रोडक्ट के साइड पर दोनों तरफ मास क्या हो, इक्वल हो सके। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर देख लो कि अगर हम Zn प्लस HCl को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। ठीक है ना, या फिर इसको छोड़ो, ये तुम्हारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर इसको हम बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर कर देते हैं 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर कर देते हैं 2, हो गया बैलेंस। जिंक एक है, यहाँ फिर जिंक एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, बैलेंस हो गया। उसी तरीक़ा से अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिखे, ठीक है, तो ये इस तरीक़े से हो गया। ये दोनों तुम्हारा क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को नहीं क्रिएट किया जा सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्व किया जा सकता है। अब देखो, अगर हम मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का 32 होगा ना, 32 हो जाएगा। चलिए, उसी प्रकार से ये तुम्हारा रिएक्टेंट की साइड हो गया, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, कितना 4 और 2 6 और 3 2 5 56 हो जाएगा। AMU में या फिर ग्राम में ले लीजिए, चलो हम AMU में ले लेते हैं। ठीक है, 56 AMU, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
मैग्नीशियम के यहाँ पर कितना है 24, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है 16, कितना हो गया 6 4 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, इतना AMU। क्या जितना रिएक्टेंट के साइड पर मास है उतना प्रोडक्ट के साइड पर है? नहीं है। अगर नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जितना मास तुम्हारा रिएक्टेंट के साइड पर है उतना ही मास तुम्हारा प्रोडक्ट के साइड पर होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो हो सके, ठीक है ना। तब जाकर के इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देते हैं, यहाँ भी तुम्हारा 2 हो जाता है। अब देखो 2 मैग्नीशियम इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर भी और 2 ऑक्सीजन इधर भी, ठीक है। अब जा करके देख लो तो बैलेंस तुम्हारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो 2 मैग्नीशियम का 24 × 2 कर देंगे प्लस 16 × 2 कर देंगे इक्वल टू यहाँ पर 2 × 24 प्लस 16, ठीक है, कितना हो जाएगा। यहाँ भी देख लो अगर कॉमन 2 ले लोगे तो 2 × 24 और प्लस 16 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 × 24 प्लस 16 आ रहा है, ठीक है। दोनों तरफ मास सेम है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलो अब बात करते हैं कि हम लोग किस तरीक़ा से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। चलो समझो ध्यान से। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तुम्हारे बुक में हिट एंड ट्रायल मेथड दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है कि वो चीज़ लेंदी हो जाता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में, और तुमको बैलेंस करके कहीं दिखाना भी नहीं होता है, सिर्फ बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो स्पीड में तुम्हारा बैलेंस हो जाए वैसा काम करते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन जो नोट्स हम तुमको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना, उस नोट्स में 2 मेथड दिया होगा, ठीक है। चलो तो पहला मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल किसको बोलते हैं? मेटल किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके उसको क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जैसे देखो, जैसे तुम्हारा सोडियम हो गया, ये तुम्हारा मेटल है, कैल्शियम तुम्हारा मेटल है, मैग्नीशियम तुम्हारा मेटल है, एल्यूमिनियम तुम्हारा मेटल है, ठीक है, बस समझ में आ गया ना। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। हाँ बात समझ में आ रहा है ना, नॉन मेटल। तो सबसे पहले किसको करेंगे? मेटल को बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन में। दूसरा करेंगे नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ होता है तुम्हारा नॉन मेटल, ठीक है। चलो अब देखो, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे 3rd नंबर पर, और 4th नंबर पर हम लोग करेंगे किसको बैलेंस? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं जो तुम लोग एक्टिविटी में कराए थे, ठीक है। पहला तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। चलो अब बैलेंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? मेटल को बैलेंस करेंगे, ध्यान से समझना। अब बताओ इस रिएक्शन में मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम है। अब देखो मैग्नीशियम रिएक्टेंट के साइड पर 1 है और प्रोडक्ट के साइड पर 1 है, यानी कि मैग्नीशियम पहले से ही बैलेंस है। उसके बाद करेंगे नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो नॉन मेटल यहाँ पर कोई है? ऑक्सीजन को छोड़ दो, यहाँ पर इसको ऑक्सीजन को हटा देते हैं। ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या करते हैं? हटा देते हैं,
चलो ऑक्सीजन को हटा दिए। चलो अब बताओ, बताओ नॉन मेटल कोई तो नहीं है, ठीक है। करेंगे उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन तुम्हारा रिएक्टेंट के साइड पर 2 है और इधर 1 है, तो इधर क्या करते हैं 2 कर देते हैं। अब देखो ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन एक बैलेंस कर देने के बाद फिर से चेक करना कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गया ना। फिर से देखो मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो फिर इसको भी बैलेंस कर देते हैं, यहाँ भी 2 कर देते हैं और फिर से चेक करो आप, मैग्नीशियम 2, यहाँ भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, ये पहला था, दूसरा नंबर। अब देखो Zn प्लस HCl, ठीक है, क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा ZnCl2 और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। अब बैलेंस करो, इसमें मेटल कौन सा है, मेटल जिंक होगा, ठीक है। तो जिंक देखो रिएक्टेंट के साइड पर 1 जिंक है, यहाँ भी 1 जिंक है, यानी कि जिंक क्या है, बैलेंस है। फिर कि देखना है नॉन मेटल को, नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन देखो, क्लोरीन यहाँ पर तुम्हारा 1 है और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 2 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब देखो क्लोरीन 2 हो गया और यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया, ठीक है। लेकिन ये करने के बाद फिर से चेक करना है कि फिर मेटल में कोई गड़बड़ी तो नहीं ना हुआ है। अब देखो जिंक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जिंक 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है और क्लोरीन यहाँ भी 2 है। अब देखो हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग को बैलेंस करना है आगे, ये सारा तो हम लोग कर लिए हैं। चलो ये तुम्हारा हो गया है, ठीक है, बैलेंस से तो हम कर लिए हैं। यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ भी 2 कर दो, हो गया बैलेंस। इसको बैलेंस करो। देखो सबसे पहले किसको करेंगे बैलेंस, मेटल को। मेटल कौन सा है इसमें, आयरन, ठीक है। रिएक्टेंट के साइड पर आयरन 1 है और प्रोडक्ट में आयरन 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हम 3 कर देते हैं। अब चेक करो, रिएक्टेंट में भी आयरन 3, प्रोडक्ट में भी आयरन 3 है, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 4 कर देते हैं। यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गया। फिर से चेक करो, आयरन 3 है, यहाँ भी आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 4 आदू 6 नहीं, ये मल्टीप्लाई में होता है, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है ना। हाँ ये मल्टीप्लाई में होता है, 4 दूना 8। यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या कर दे, 4 कर देते हैं, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं ना। आप चेक कर लो, आयरन 3, यहाँ भी आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 8 और यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गया, ठीक है। आराम आराम से बैलेंस हो रहा है। चलो अब इसको करके देखो। सबसे पहले किसको करेंगे, किसको, मेटल को। मेटल कौन सा है, आयरन। आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आयरन कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 कर दे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप चेक कर लो, आयरन 2 हो गया, यहाँ भी आयरन 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल को, नॉन मेटल कौन सा है, सल्फर, ठीक है। सल्फर यहाँ पर कितना है, 1 नहीं, अगर यहाँ पर 2 लिख रहे हैं ना तो ये 2 इस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 आयरन भी हो गया, 2 सल्फर भी हो गया और 4 यहाँ पर ऑक्सीजन ये और इनटू यहाँ पर 2, तो 4 दूना 8 ऑक्सीजन हो गया। इस तरीक़ा से होता है, ठीक है ना। तो सल्फर कितना है, 2 है, यहाँ पर सल्फर देखो कितना है, 1 और 1 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं कि सल्फर क्या है, बैलेंस है। आगे ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन कितना है, 4 दूना 8, इधर देख लो ऑक्सीजन 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है। यानी कि ये अब कैसा हो गया, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देख लो। हाँ ये सारा चीज़ तुम्हारा PYQ में पूछा गया है
और ये भी तुम्हारा PYQ ही था, एक आध वो इसमें से कुछ कुछ, ये तुम्हारा PYQ है। ठीक है, चलो अब ये देख लो, यहाँ पर XYZ करके दे दिए हैं, इसको तुम अभी बैलेंस करके दिखाओ फटाक से। चलो देखते भी जाना, उसे घर पे कर लेना और बैलेंस। ठीक है, देखते भी जाओ थोड़ा सा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं सर मेटल को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो मेटल देख लो कौन कौन सा है। तो मेटल सोडियम है और एल्यूमिनियम, ये दोनों मेटल है। तो पहले सोडियम को कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर सोडियम 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम यहाँ भी 1 है और सोडियम यहाँ भी 1 है। बात पकड़ में आ गया, चलो 1 है। उसके बाद एल्यूमिनियम देख लो, एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है, 2, और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, कितना है, 1 है। यानी कि XZ दिया हुआ है, तो Z का यहाँ पर बेसिकली Y, X और Z का वैल्यू निकालना है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बार हम 2 रख करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 2 रख देंगे तो तुम्हारा सोडियम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर सोडियम क्या है, 1 ही है। तो यहाँ भी हम एक बार क्या करते हैं, 2 रख देते हैं। सोडियम 2 हो गया, और यहाँ भी सोडियम 2 हो गया। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, और यहाँ भी एल्यूमिनियम क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या 3, 3 2 कितना, 5 हो गया। और यहाँ पर देख लो 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन तो यहाँ पर सिर्फ 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी कि हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि Y की जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, Y की जगह पर 2 आएगा, X की जगह पर 1 रख देंगे। ठीक है, और Z की जगह पर क्या रख देंगे, 2। हो गया बैलेंस। एक बार अपने से बना करके चेक करो। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो आप, अब उसी तरीक़े से A, B, C और D का वैल्यू निकाल करके बताना है। ठीक है, फिर से बैलेंस करो। सबसे पहले इसको एक काम करो तुम लोग, HW कर लो, क्या भी बता दे, चलो बता ही देते हैं, छोड़ो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल को, चलो ठीक है, मेटल तुम्हारा एल्यूमिनियम है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार 2 रख करके देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक बार चेक करो, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2। फिर नॉन मेटल को, नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 1। अभी एक ही, अगर यहाँ पर सिर्फ B लिखा हुआ है तो सिर्फ इसको 1 ही मान करके चलो। ठीक है ना, अगर इसको हटा दे तो इसको 1 ही मान कर चलो। तो क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 3 दूना 6 हो गया। ठीक हो, तो यहाँ पर B की जगह पर एक बार 6 रख करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम 2, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन यहाँ पर 6, और यहाँ भी 3 दूना 6, क्लोरीन 6। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर एक बार 3 रख करके देख लेते हैं, ऑक्सीजन 3 हो गया। और फिर से एक बार आप चेक करो, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ठीक है, क्लोरीन 6, और यहाँ पर 3 दूना 6, क्लोरीन 6 हो गया, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 3। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ भी 3 दूना 6, यानी कि A की जगह पर 1 आएगा, B की जगह पर 6 आएगा, C की जगह पर 2 आएगा, और D की जगह पर 3 आएगा। इसको अगर लिख लो तो इस तरीक़े से Al2O3 प्लस 6HCl, ठीक है, और यहाँ पर 2AlCl3 प्लस 3H2O हो गया। इसको देख लो आप। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल कौन सा है, मैंगनीज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंगनीज 1 है, यहाँ भी 1 है, ये बैलेंस है। उसके बाद नॉन मेटल को क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 1 मान करके चल रहे हैं। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है, और यहाँ भी 2 है।
तो 2 2 कितना हो गया 4। तो एक बार x की जगह पर हम 4 रख करके देख लेते हैं, ठीक है। मैग्नीज 1, क्लोरीन 4, यहाँ भी क्लोरीन 2 और 2 4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखेंगे कि इसको ऑक्सीजन कितना यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन 1 है। तो इसको एक बार 2 रख करके देखते हैं y की जगह पर, ठीक है। अब चेक करो, मैग्नीज 1, क्लोरीन यहाँ पर 4 और क्लोरीन 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 2 2 4। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 4, बैलेंस हो गया। चलो इसको इस तरीके से लिख देंगे, यानी कि x के जगह पर तुम्हारा हो गया 4 और y की जगह पर तुम्हारा कितना हो गया 2 और z की जगह पर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसको फिर से लिख देते हैं, MnO2 + 4HCl, ठीक है। फिर MnCl2 + 2H2O और फिर 1Cl2 लिखो, चाहे 1 यहाँ पर नहीं भी लिखो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हाँ, ये तुम्हारा PYQ, ये तुम्हारा है उसका क्या बोलते हैं, ये सिंपल पेपर का, सिंपल पेपर CBSE का 2025, ठीक है। उसका ये सवाल है, बताओ जरा। आइडेंटिफाई P, Q एंड R इन द फ्लोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर P दिया हुआ है, यहाँ पर Q दिया हुआ है और यहाँ पर R दिया हुआ है, ठीक है। बैलेंस करके चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं किसको, मेटल को करेंगे। यहाँ पर मेटल कौन है, लीड, P भी तुम्हारा लीड कहलाता है। यहाँ पर लीड 1 है, यहाँ पर भी लीड मान लेते हैं 1, अभी कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 मान करके चल रहा है, ठीक है। फिर नॉन मेटल कौन है यहाँ पर, नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन को इस तरीके से लिखा गया है NO3 का होल ट्वाइस, तो ये जो 2 है इंटू 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन तुम्हारा 6 हो जाएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो नाइट्रोजन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, नहीं समझ में आया। जिससे बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन इस तरीके से लिखा हुआ है NO3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना, इस पूरा टर्म को नाइट्रेट बोलते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पर 1 है, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × 1 2 होगा, नाइट्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 करके लिख लिया है। अब देखो तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1 है, तो R के जगह पर एक बार हम 2 रख करके देख लेते हैं, ठीक है। अब फिर से देखो, लीड तुम्हारा पर यहाँ पर 1, यहाँ भी लीड 1 हो गया, नाइट्रोजन 2 और यहाँ भी नाइट्रोजन 2। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 6, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 यहाँ पर हो गया और 2 दूना 4 और 2 6 हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है, चेक करो जरा। R के जगह पर 2 होगा, ठीक है। इसको एक बार लिख करके देखते हैं। अच्छा ऐसा छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जितना लीड होगा यहाँ पर उतना ही लीड यहाँ पर भी होगा, है ना। यानी कि अगर यहाँ पर हम 1 रख रहे हैं P का वैल्यू तो Q का वैल्यू भी 1 होगा, तभी जाकर के लीड दोनों में सेम होगा, है कि नहीं। अगर हम लीड का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। यानी कि ये बात तो कंफर्म है कि P और Q का वैल्यू सेम आने वाला है, ठीक है। तो देख लो, यहाँ पर देख लो P और Q का वैल्यू सेम कौन है, ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है और ये तुम्हारा क्या है R है, ठीक है। यहाँ पर 2 4 दिया, 2 4 दिया, 4 और 2 दिया है, सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये देख लो, आप यहाँ पर 2 रखते हैं, एक बार इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, PbNO3 का होल 2, यहाँ पर 2 रख देते हैं, प्लस कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा 2
PbO प्लस R की जगह पर 4 है और NO2 फिर O2। ठीक है, इस तरीके से है। देख लो अब, लीड यहाँ पर 2 है, यहाँ भी लीड 2 है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है, 2 दूना 4 है कि नहीं, हाँ 2 इधर से और 2 इधर से, 2 दूना 4। यहाँ पर देख लो नाइट्रोजन 4 है, 4 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन देख लो, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 यहाँ पर, और 4 दूना 8, 8 और 2 10। ऐसे कैसे, कुछ तो मिसिंग है। एक सेकेंड, सब कुछ तो ठीक ही तो है। 2 हो गया, 3 दूना 6, ओके ठीक है, 12, 4 दूना 8, ठीक तो है। देखो 3 दूना 6 हो गया ये, ठीक है, और इंटू 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 ऑक्सीजन। यहाँ पर देख लो ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 दूना 8 हो गया, और प्लस यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना, देख लो लीड 2 है, लीड 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12, हो गया बैलेंस। चलो तुम्हारा 8 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए धन्यवाद। तो इस लेक्चर को ध्यान से समझना, और जितना भी यहाँ पर जो कराया गया है, क्या प्रैक्टिस किसका, बैलेंसिंग करने का, इसको एक बार फिर से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे घर पे जा कर के, ताकि आप लोगों को अच्छा तरीक़ा से क्या हो सके, रिवीजन हो सके और कॉन्सेप्ट का बेहतरीन प्रैक्टिस कर सको। तो इस तरीक़े से इक्वेशन लिख लेना पहले, या फिर जो लेक्चर अगर अपलोड होगा तो उसको एक बार लिख लेना, और लिखने के बाद खुद से एक बार ट्राई करना बनाने का। ठीक है, अभी तो सीख लिया है, ठीक है ना, हाँ तो खुद से ट्राई करना बनाने का। उसके बाद इसको रिवीजन ज़रूर करके आना अगले क्लास में, ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का जो बैलेंसिंग करना है ये तुम्हारा हर जगह पे यूज होगा, ये बेस है एक। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। चलो।